हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। 4 फरवरी को हमने अपने चैनल पे अनाउंस किया था कि हम आज से यानी 6 फरवरी से हमारे चैनल के ऊपर एनसीईआरटी की सीरीज लेकर के आने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एनसीईआरटी के साथ, जो कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। इस बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं। चारों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफी समय लगने वाला है, अगर आप खुद से पढ़ें तो भी, हमारे साथ पढ़ेंगे तो भी कुछ टाइम जो है आपको इस बुक को देना पड़ेगा। इसको या तो आप फिजिकल फॉर्मेट में अपने आसपास किसी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज गूगल के थ्रू आप डाउनलोड करेंगे, आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की वेबसाइट से। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वैसे तो आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है उससे थोड़ा आपको आइडिया होता तो शायद हम बेटर इस पे डिस्कस कर पाते, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो पीछे की इंफॉर्मेशन है वो आपको नई इन्फॉर्मेशन समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मतलब अगर वो नहीं पढ़े आपने तो नई इन्फॉर्मेशन गेन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, ये चीज मैं इंश्योर करूंगी। देखो, हिस्ट्री ना बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री हमेशा आपको पास्ट के बारे में बताती है, लेकिन कंप्लीट पास्ट कभी आपको डिस्कवर नहीं कर पाती, कंप्लीट पास्ट आपको नहीं बता पाती। हिस्ट्री हमेशा जो एविडेंसेस मिलते हैं, एविडेंस लिटरेरी हो सकते हैं, एविडेंस आर्कियोलॉजिकल हो सकते हैं, जो आपको अवशेष मिलते हैं, जो आपको सबूत मिलते हैं, आप उनके बेसिस पे पास्ट की कल्पना करते हो कि ऐसा रहा होगा। आप जो आपको एविडेंस मिलते हैं उनको आप कनेक्ट करके देखते हो कि वो एक सही स्टोरी के अंदर फिट हो रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि जितना हम जानते हैं इस हिस्ट्री में, इतिहास में, उससे कुछ डिफरेंट चीजें भी रही होंगी, बट हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए आपको आर्कियोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो तो आपको आर्कियोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व की जो जानकारी होती है, जो ज्ञान होता है, वो मतलब आप किसी जगह पे गए, वहां पे जाने के बाद आपने जो भी पुराने जैसे पुराने किस तरीके के औजार हुआ करते थे, किस तरीके के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, लोग किस तरीके से रहते थे, उनसे रिलेटेड जो भी आपको सबूत मिलते हैं, आप उनको इकट्ठा करते हो और उनसे फिर जो इतिहासकार हैं वो इतिहास का एक खाका खींचने का या इतिहास की एक रूपरेखा बनाने की कोशिश करते हैं। प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री जो है वो बेसिकली दो चीजों पर मतलब हम उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं। एक तो मैंने कहा दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट आई टोल्ड यू, एक होता है लिटरेरी, और लिटरेरी का मतलब होता है जो रिटन में अवेलेबल। रिटन में जैसे कोई आपको, जैसे आप देखते हो ना पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिल गया। अगर आप अपने गांव में, शहर में जाते हो तो वहां पे जो सड़क बनी होगी, कोई भी नया अ, निर्माण कार्य पूरा होगा, वहां पे एक है ना शिलान्यास का पत्थर लगा होता है। मतलब शिलान्यास के बारे में वहां पे जानकारी लगी होती है कि इस पूरे रोड का निर्माण इस इंसान ने करवाया था, इस तारीख को हुआ था, इस उद्देश्य से करवाया गया था, इसमें लागत इतनी आई। इन सब चीजों की जानकारी होती है। तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास लिखित में जो है वो एविडेंसेस है, वो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे कॉइन्स हमें मिल गए, जैसे पोट्री हमें मिल गई, ओके। कोई और एविडेंस, कोई मान लीजिए पुराना मकान मिल गया, औजार मिल गए, उनसे हम आइडिया लगाते हैं कि ये इस प्रकार से अपने जीवन को जीते होंगे। तो हमारे इतिहास का एक हिस्सा ऐसा रहा जिसमें सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, लिटरेरी सोर्स नहीं। ठीक है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो अगर मैं इतिहास का शुरू से लेकर के प्रेजेंट डे तक आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हिस्ट्री को हम तीन हिस्टोरिकल पीरियड को, या हम कह सकते हैं हिस्ट्री को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो हिस्सा जिसमें हमारे पास रिटर्न एविडेंस नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। जितने भी पाषाण युग हैं, पत्थर का जो युग है, उसको हम प्री हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे स्टोन एज। इसमें हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल हो पाते हैं, हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं है। दूसरा आपके पास आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सा फेज है। इसमें क्या है, रिटन एविडेंस अवेलेबल तो है,
लेकिन अभी हम उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डिस्कवर इन द सेंस हम उसको अभी डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। डिस्कवर तो हो चुके हैं, डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं। डेसिफर मतलब उसको हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ होता है। रिटर्न में सब कुछ अवेलेबल है, बट वो क्या लिखा गया है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री का फेज है। फिर आता है हिस्टोरिकल फेज। हिस्टोरिकल फेज में हमारे पास दोनों रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लिटरेरी भी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी। प्री हिस्टोरिकल स्टोन एज को समझने के लिए आपको बेसिकली समझना पड़ेगा, स्टोन एज को भी हमने 3 हिस्सों में बांट लिया। एक तो इंसान जब बिल्कुल जंगल में रहता था उस टाइम वो किस तरीके से रहा करता था। फिर धीरे धीरे वो जब कम्युनिटी में रहना शुरू हुआ, जब उसने छोटे छोटे गांव बनाए, छोटी छोटी कम्युनिटीज बनाई गांव, फिर वो एक जगह सेटल रह करके एग्रीकल्चर करने लगा, जानवरों को पालने लगा। इस तरीके से जब उसने अपना जीवन जीना शुरू किया, तो ये जो पूरा फेज है हिस्ट्री में आप उसको वैसे समझ सकते हो। जैसे सबसे पहले इंसान जो है वो जंगल में रहता था, ठीक है। दूसरों का मतलब दूसरों का इन द सेंस दूसरे जानवरों का शिकार करके खाता था, थोड़े बहुत भी जंगल में कुछ भी मिल गया, हंटर एंड गैदरिंग, पेड़ पे कुछ फल वगैरह मिल गए वो उसने खा लिए। तो जो सबसे पहला फेज हमें मिलता है वो है मतलब स्टोन एज में ही पैलियोलिथिक फेज। लिथिक वर्ड यहाँ पे डिनोट करता है स्टोन को, और पैलियो मतलब ओल्ड, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। दूसरा आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में बेसिकली आता है मिडिल स्टोन एज, कि पैलियोलिथिक से हम आगे बढ़ चुके हैं। और तीसरा आता है नियोलिथिक, ये है न्यू स्टोन एज। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में एक तो डिफरेंस है, यहाँ पे जो टूल्स यूज किए गए हैं उन टूल्स का बहुत फर्क है। पैलियोलिथिक एज मतलब इंसान जब बहुत पहले जब उसने पत्थरों से औजार बनाने शुरू करे होंगे, तब इतनी जानकारी नहीं होगी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर इंसान को उनके जो औजार होंगे वो उतने अच्छे नहीं थे, उतने रिफाइंड, उतने प्रिसाइज औजार उनके पास नहीं थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने चीजों को सीखा, फिर उनके जो औजार हैं वो उतने ही ज्यादा शार्प होते चले गए। एक तो ये चेंज आता है। दूसरा चेंज आता है क्लाइमेट के अंदर। पैलियोलिथिक जो एज है वो आइस एज के कंटेम्प्ररी है। आइस एज आपने देखा होगा, मतलब मूवीज वगैरह में या वैसे भी पढ़ा होगा आइस एज के बारे में। पूरी अर्थ जो है ना वो मतलब साइक्लिकल उसमें चलती है। जो क्लाइमेट है अर्थ का, एक टाइम पे कोल्ड एज मतलब आइस एज रहेगी, एक टाइम पे वार्म एज यानी कि थोड़ा सा गर्मी का माहौल रहेगा, राइट। तो ये साइक्लिकल क्लाइमेटिक चेंज जो है वो अर्थ में होते रहते हैं। तो पैलियोलिथिक में आइस एज थी, ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज थे नहीं, फिर हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट रहने लगे। मीजोलिथिक में आपकी एक्टिविटीज तो वही थी, लेकिन टूल्स ज्यादा रिफाइन होने लगे थे, सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होनी शुरू हो गई थी। और मीजोलिथिक के एंड तक आते आते डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट की जा चुकी थी, लोगों ने एक सेटल्ड जीवन जीना जो है वो शुरू कर दिया था, जो हमें आगे आने वाली जो सिविलाइजेशन है उनके बारे में बताता है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कहीं पर भी पढ़ो, आप यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, इंडिया में भी आप नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इनका टाइम पीरियड सेम नहीं है, ठीक है। टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। कहीं पर आपको मिलेगा कि 10,000 बीसी से आगे फिर मीजोलिथिक एज स्टार्ट हो चुकी थी। कहीं पर आपको मिलेगा कि ये 50,000 बीसी से स्टार्ट हो चुकी थी, कहीं पर आपको ये 6,000 बीसी का डेटा मिलेगा, राइट। तो ये डिफर कर रहा है, ये चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हो सकता है आपको अलग अलग बुक्स में इनसे रिलेटेड अलग अलग एज मतलब ईयर जो है वो अलग अलग मिले, बट वो एक मतलब एक काइंड ऑफ एस्टिमेशन ही है, एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये जो है वो ज्यादातर टूल्स में जो चेंज आए उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है। वो टूल्स में चेंज हो सकता है, कहीं पे 1,000 साल पहले आ गया हो, कहीं पे 1,000 साल बाद में आया हो, तो भी एग्जैक्टली टाइम बता पाना, एक रफ टाइम भी मतलब हम रफ टाइम लेके चलते हैं, बट एग्जैक्टली बता पाना कि यहाँ से पैलियोलिथिक खत्म होती है, यहाँ से मेसोलिथिक स्टार्ट होती है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट ये जो फेज है इसमें क्या डोमिनेट करता है? डोमिनेट करता है यूज ऑफ स्टोन टूल्स। पैलियोलिथिक के बाद में मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद में नियोलिथिक, और नियोलिथिक के बाद में सबसे पहला एलिमेंट या मेटल, नॉट एलिमेंट, सबसे पहला मेटल जो इंसान ने यूज करना शुरू किया था दैट वाज कॉपर। तो अब
पुराने स्टोन टूल भी चल रहे थे, नए कॉपर टूल भी आ चुके थे, और इनसे फिर शुरुआत होती है चालकोलिथिक एज की। ठीक है, चालकोलिथिक एज की। हमारे पास नियोलिथिक के बाद में, जब मैं नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो नियोलिथिक के बाद में हमारे पास जो एविडेंस आते हैं वो आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है कि ये एंशियंट वर्ल्ड में अर्बन सिविलाइजेशन थी ये, और इसके कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन में इतनी प्रोमिनेंट अर्बन सिविलाइजेशन कहीं पर भी नहीं थी। अगर आप पुरानी दुनिया की बात करो तो और भी जगह शहरें सभ्यताएं बन चुकी थी, पर जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन फीचर्स है ना, इतने तो आज के टाइम पे भी आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे। इतना ब्रिलियंटली इसको डिजाइन करा गया, इतना ब्रिलियंटली इसको बनाया गया था आपके पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, कि आज भी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अद्भुत नमूना जो है ये हमारे सामने आता है। मैं आपको एक ब्रॉड टाइमलाइन बता देती हूँ, हमारे लिए जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको ट्रैक करने में, चीजों को समझने में आसानी रहेगी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये तकरीबन 3300 बीसी से स्टार्ट होकर के 1750 बीसी तक चलती है। उसके बाद में डिक्लाइन होना शुरू हो गई। फिर आते हैं आर्यंस, ठीक है, और यहां से शुरुआत होती है वैदिक एज की। वैदिक एज मेनली माना जाता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक एज है। वैदिक एज में भी दो हैं, एक है आपका ऋग्वैदिक एज और दूसरा है आपके पास लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक कहां से कहां तक है, तो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक जो है वो ऋग्वैदिक एज है, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक जो है वो लेटर वैदिक एज है। उसके बाद में जनपद आता है, जनपद बनते हैं, और जनपद से जो है वो महाजनपद बनते हैं। महाजनपद हमें हमारे जो टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह, उनमें हमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपद, एंड वन ऑफ देम वाज मगध। मगध में बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं, रूल करती हैं। फिर एक टाइम पे आती है मौर्य डायनेस्टी, और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसके जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर रहे वो है किंग अशोक। किंग अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। आपने मूवीज, टीवी सीरियल वगैरह में बहुत आपने सुना होगा, अपने चाणक्य के बारे में बहुत सुना होगा। तो चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, राइट। तो ये फिर आगे जो है फिर पोस्ट मौर्यन, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट अभी हमारा जो फोकस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कुछ चीजें मिली, और उन्हीं के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर जो है वो बनाया गया। ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी हिस्ट्री का, कैसे हम स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या चीजें, थोड़ा टाइम पीरियड का एक एग्जैक्ट आइडिया आपको हो जाए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन क्या मीनिंग है, क्या कहने की वो कोशिश कर रहे हैं, पूरा चैप्टर को, मतलब पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नाम देखते हैं, चैप्टर का नाम देखिएगा, ये है बीड्स, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ठीक है, तो ब्रिक्स यानी ईंटें मिली हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने कहा था ना, इतने अर्बन फीचर्स मिले हैं, ये मतलब कहीं पर भी इतना प्रिसाइजनेस आपको इजीली एंशियंट टाइम में अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इनकी ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। बीड्स, बीड्स होते हैं मणके, माला होती है ना, माला में जो मणके होते हैं, बीड्स होते हैं। एंड देन बोन्स, जो आर्कियोलॉजी में जो डेड बॉडीज हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बोन्स मिली हैं, और उनसे हमें काफी हद तक हिस्ट्री में हमारी हेल्प होती है, उसके बारे में है ये। किस चीज के बारे में है, चैप्टर का नाम दिया गया है देन द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हड़प्पन सील है। सील होती है मुहर, ठीक है, मुहर इन द सेंस कि जैसे कोई बैग है, मान लीजिए उसके ऊपर कोई मुहर लगा दी गई, कोई ठप्पा लगा दिया गया है, तो वो ऐसे ही सील होती है। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये एक जो है वो यूनिकॉर्न बना हुआ है, और इसके ऊपर ये कुछ लिखा गया है। ये जो लिखा गया है इसको हम अभी तक मतलब डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कहने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। इस तरीके से बस जो है वो हमें स्क्रिप्ट मिलती है, साइन है, कहीं जगह पे वर्ड्स का, कहीं जगह पे मतलब एनिमल्स का, फोटोज का इनका यूज किया गया है, बट एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है हम नहीं
समझ पा रहे हैं। एक एनिमल का यूज किया गया है और ये एक जो है वो एक शेप है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वी आर नॉट श्योर, बट ये डेटा हमें मिलता है हड़प्पन सील में। और ऐसी बहुत सारी सील जो हैं वो हमें मिली है। ये सील किस चीज को दिखाती है? कई मानते हैं कि शायद ये कॉइन की तरह यूज करी होगी, कई मानते हैं कि ये शायद एक मार्क की तरह, वेरिफिकेशन की तरह इसको यूज किया होगा। कई लोग मानते हैं कि इसको ताबीज की तरह लोग पहनते थे ताकि बुरी आत्माएं इनसे दूर रहें। बट एग्जैक्टली क्या है ये तभी हमें पता चल पाएगा जब ये ऊपर क्या लिखा गया है इसको हम पढ़ पाएंगे। अभी रिसेंटली इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी न्यूज़पेपर वगैरह में। आप अभी भी गूगल कर सकते हैं हड़प्पा स्क्रिप्ट के बारे में। इसलिए एक कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना, मैं आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन ने इसके ऊपर बहुत बड़े इनाम की घोषणा करी थी कि जो भी इंसान इस स्क्रिप्ट को पढ़ पाएगा उनको वो इतना बड़ा इनाम देंगे। तो किसने अनाउंस किया था और कितना बड़ा इनाम था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट मीन्स यहाँ पर ये जो सब चीजें मिली हैं उनमें सबसे अलग जो सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है वो यहाँ पे हड़प्पन सील के तौर पे हमें मिलता है। किससे बनी है ये? जिस स्टोन से बनी है उस स्टोन का नाम है स्टेटाइट। स्टेटाइट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है बेसिकली, तो इसके ऊपर ये कार्विंग करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज पत्थर पे लिखना तो आपको भी पता है कितना मुश्किल होता है। Then seals like this one often contain animal motifs and sign from a script that remains undeciphered। यहाँ पे एनिमल मोटिव्स हैं, एनिमल्स बने हुए हैं और साइन है। उन साइन कौन सी लैंग्वेज में करे गए हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज में वो लिखे गए हैं वो अभी तक हम नहीं पढ़ पाए, अनडेसिफर्ड है। Yet we know a great deal about the lives of people who lived in region from what they left behind। मतलब उन लोगों से हमें काफी कुछ जो है वो, मतलब जो कुछ हमें मिला है, जो एविडेंस मिले उनसे हम काफी कुछ उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं। जैसे इस पिक्चर से है, हमें ये तो नहीं पता है लिखा क्या गया है, पर हमें ये तो समझ में आया ना कि उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट? तो हमें उनसे हम क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं। क्या क्या चीजें मिली हैं हमें? उनके घर मिले हैं, पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील, उनके घर मिले हैं, पोट्रीज, ठीक है, मटके वगैरह हमें मिले हैं, ऑर्नामेंट्स पहनने वाले जैसे मणके मिले हैं, मालाएं मिली हैं पहनने के लिए, उनकी ज्वेलरीज मिली हैं, टूल्स मिले हैं अलग अलग, सील मिली हैं। ये क्या है? ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। हमने बात करी थी ना लिटरेरी एविडेंस की और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अभी ज्यादा डोमिनेंट है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। So let's see what we know about the Harappan civilization and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. कैसे हम, अब ये तो इंटरप्रिटेशन पे है ना सारा, तो हो सकता है ना इंटरप्रिटेशन कुछ अलग भी हो सकती है। आप किसी और नजरिए से देख रहे हो, हम किसी और नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है। जैसे नए नए एविडेंस आते रहते हैं वैसे वैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एविडेंस है उनकी भी इंटरप्रिटेशन चेंज होती है। ऑफ कोर्स देयर आर some aspect of the civilization that are as yet unknown as and may even remain so। पर civilization के अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी शायद हमारे लिए उतने ही मिस्टीरियस है जितने पहले थे, और आने वाले टाइम में भी उनके रिगार्डिंग हम कुछ आंसर ढूंढ पाएंगे, ये भी एक चैलेंज है। देन हेयर यू कैन सी, पिक्चर्स देखिए आप, ये जो है शेप देखिए इनकी एग्जैक्ट जो है वो प्रिसाइज है और एक सिमिलैरिटी है सारी शेप में। ये देख सकते हैं आप, शेप से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि किसी प्रकार का औजार जो है समथिंग लाइक नाइफ उसके तौर पे यूज किया गया है। ये कुछ मेजरमेंट के लिए है और ये कुछ बीड्स जो है ऐसा लग रहा है। देखिए इनके बारे में क्या मेंशन कर रखा उन्होंने, टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। क्यों कहा जाता है? बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा पहला शहर था जिसको खोजा गया था और उसके बाद में बाकी सारे शहरों का पता लगा, इसलिए इसको हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो दे यूज कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। देखो हम जिस सेंस में कल्चर वर्ड यूज करते हैं, हम भी तो यही कहते हैं ना कि हमारी ये कल्चर है, मतलब हम एक पर्टिकुलर वे से बिहेव करते हैं, हमारे बिहेवियर में सिमिलैरिटी है। आप जिस एरिया में रहते हो वहां के एरिया के लोगों का हो सकता है खाना पीना एक जैसा हो सकता है आपकी लैंग्वेज एक जैसी हो सकता है आपके रहने का स्टाइल एक जैसा हो, तो आप कहोगे ना कि हमारी कल्चर ऐसी है।
कल्चर मतलब एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर आप जब रह रहे हो तो वहां पे कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है। तो आर्कियोलॉजिकल सेंस में, हिस्टोरिकल सेंस में भी कल्चर उसी के लिए यूज किया जाता है। हड़प्पन कल्चर के सेंस में ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट हैं, इनमें सील, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड ये सब मिले हैं, इवन बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं, पकी हुई ईंटें, बेक की हुई ईंटें जो हैं वो मिली हैं। These objects were found from areas as apart as Afghanistan, Jammu, Balochistan, which is in Pakistan, and Gujarat. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हैं सारे तो एक जगह नहीं होते थे, इनको बाहर से इंपोर्ट करा गया, फिर इनसे कुछ नई चीजें बनाई गई, उन चीजों से फिर हमने क्या करा, मतलब हमें जब मिल रही है तो हम आइडिया लगा पा रहे हैं ना। जैसे राजस्थान में अगर मान लो आपको गोल्ड मिलता है तो आप बता पाओगे कि अच्छा ये यहाँ से आया होगा इंडिया के अंदर। आपको कोई पर्टिकुलर पत्थर मिलता है जो इंडिया में नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो आप बोलोगे अगर मुझे हिस्ट्री में ये चीज मिली है, पास्ट में ये चीज यूज की जाती थी, तो नेचुरली तो नहीं थी, ये बाहर से लोग इंपोर्ट करते थे, दैट मीन्स उनके साथ हमारा ट्रेड रिलेशन रहा होगा। तो हमें काफी आइडिया होता है उन चीजों से। Named after Harappa, the first site when this unique culture was discovered. This civilization is dated between 2600 and 1900 BCE. ये जो टाइम है इसको लेकर के भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज हड़प्पन कल्चर को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। बट एनसीईआरटी में डेट मेंशन क्या की गई है, 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक। इतना मान के चलिए कि ये मेच्योर फेज है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब फल फूल रही थी सिविलाइजेशन उस टाइम पे। उसके बाद में देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन इन द सेम एरिया। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम कॉल्ड मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर। देखो हड़प्पन कल्चर को आप नॉर्मली 3 हिस्सों में समझ सकते हो। एक है अर्ली हड़प्पन, फिर है मैच्योर हड़प्पन, और फिर आता है आपका लेट हड़प्पन। अर्ली मतलब मैच्योर में क्या फीचर्स थे, मैच्योर में फीचर्स थे बड़े बड़े शहर थे, सब कुछ बढ़िया से डिजाइन करा गया था, इवन रोड्स भी बहुत अच्छे से बनाए गए थे, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट था, आपको ट्रेड एकदम से परफेक्ट मिलेगा, मतलब हर चीज अप टू द पॉइंट थी। पर वो एकदम से तो नहीं पहुंची ना, वो चीज एक फेज से आई है। शुरुआत तो किसी गांव से हुई होगी, शुरुआत तो एक छोटी कम्युनिटी से हुई होगी, शुरुआत इम्परफेक्शन से हुई होगी, तो उसको अर्ली फेज में हम काउंट करते हैं। फिर लेट फेज की बहुत आप पीक पे पहुंच गए, उसके बाद में फिर आप बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे जो डिक्लाइन आना शुरू हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, लेट हड़प्पन फेज। तो इसको अगर ऐसे समझें आप कि शुरुआत हुई, फिर आप पीक पे पहुंचे और फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो ये अर्ली फेज है, ये मैच्योर फेज है, और ये लेट फेज है। ये जो फेज है ये 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक का जो है इसको मैच्योर हड़प्पन फेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ये बीड्स हैं, ध्यान रखिएगा, बीड्स मतलब मणके जैसे माला में होते हैं, और ये वेट है मेजर करने के लिए, और ये क्या है, ब्लेड है, जस्ट लाइक नाइफ वगैरह, ब्लेड है, स्टोन ब्लेड है, यूज किया जाता था कुछ कट करने के लिए। अब यहाँ पर हमें मैप दिया गया है और ये मैच्योर हड़प्पन साइट के रिगार्डिंग है। हियर यू कैन से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ज्यादातर जो है वो इंडस रिवर के अराउंड जो है शहर हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं इंडस की जो है 5 और ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस रिवर आती है और उसमें फिर आगे आकर के झेलम मिलती है, चिनाब रिवर, रावी, सतलज रिवर, ठीक है, ये सब आ करके जो है वो इंडस में मिल जाती हैं। अब शुरू में जितनी साइट्स मिल रही थी वो ऑलमोस्ट इंडस के अराउंड थी, तो इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। बाद में स्कॉलर्स ने कहा कि बहुत सारी ऐसी साइट्स मिल रही हैं जो इंडस के आसपास नहीं है, जो उनसे बहुत अलग है, तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना गलत होगा, फिर इसको नाम मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप ये देख सकते हैं जैसे हड़प्पा है, ठीक है, फर्स्ट साइट है, उसके बाद में मोहनजोदारो है, ये सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में मंडा साइट है, हरियाणा में राखी गढ़ी है, मोहनजोदारो के बाद में राखी गढ़ी अभी भी एग्जीक्यूशन चालू है उसका, और ये माना जा रहा है कि शायद ये मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। उसके अलावा बनवाली है, ठीक है, बनावली है, देन कालीबंगा इज इन राजस्थान, कालीबंगा, बंगा इन द सेंस पंजाबी में चूड़ियों को बोलते हैं, तो काली चूड़ियां मिली यहाँ से इसलिए कालीबंगा बोला गया इसको, ठीक है। ऐसे ही कोट दिजी है, चहूदारो है, धोलावीरा है,
हियर यू कैन सी रंगपुर है, ओके, लोथल है, नागेश्वर, देन ये अलग अलग रिवर के उस पे बने हुए हैं, मीठाथल है, और भी बहुत सारे टाउन हैं। ये प्रोमिनेंट टाउन का मैप दिया गया है जो मैच्योर फेज में पूरा जो है वो एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। और ये कुछ ही इंपॉर्टेंट साइट का मैप है। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको शायद ये वर्ड समझ में ना आए, बिफोर क्राइस्ट, बीसीई वर्ड हम यूज कर रहे हैं। तो बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट। नॉर्मली हम जब अपनी कैलकुलेशन, जैसे आज हम बोलते हैं ना वी आर इन 2025, तो हमने कहीं से स्टार्ट करा होगा, फिर हम बोलते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं, 2025 में। तो क्या इतिहास सिर्फ 2025 सालों का ही है? नहीं, उससे पहले भी हिस्ट्री थी, बट उस हिस्ट्री को हम रिवर्स में काउंट करते हैं, मतलब उल्टा गिनते हैं, यानी -1, -2, -3 इस तरीके से, और माइनस को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिया, बीसी। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट इस तरीके से होता है। आपको हिस्ट्री में जो है वो सीई वर्ड भी बहुत मिलेगा, एक एडी वर्ड मिलेगा, तो फिर मतलब हिस्ट्री में बीसी जैसे कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट जिस सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे आज हम 2025 में, तो इसको 2025 एडी भी बोल सकते हैं, 2025 सीई भी बोल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, एंड सर का वर्ड हम यूज करते हैं सी, कहीं पे आपको सर का मिल जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेट। हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा होता है जब आप एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाते हो कि इसी साल इसी टाइम पे ऐसा हुआ होगा, तो हम अंदाजा लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि सर का 1500, मतलब 1500 के आसपास ऐसा हुआ होगा, एक अप्रोक्सीमेट डेट जो हम देने की कोशिश करते हैं। हियर यू कैन सी अर्ली एंड मेच्योर हड़प्पन कल्चर। अच्छा, ये आप देखिए, ये जो है इनमें से काफी ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, सिविलाइजेशन की साइट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में, इवन हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है, और इंडिया वाली साइड भी काफी डिस्कवरी हुई है, इंडिया वाली साइड पे भी कई कई जो बड़ी साइट्स हैं वो उभर करके आई हैं। देन सो वी कैन से look at the figure for the number of settlement in Sindh and चोलिस्तान। चोलिस्तान पाकिस्तान वाला जो रेगिस्तान है, मतलब डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान वाला, उसको चोलिस्तान बोलते हैं, जैसे राजस्थान रेगिस्तान से चोलिस्तान। तो इसमें टोटल साइट कितनी है, सिंध में कितनी, 106 है, चोलिस्तान में 239 है, 239। अर्ली हड़प्पन की 52 है, चोलिस्तान 37, मेच्योर हड़प्पन में 65। ये आपको याद रखना नहीं है एग्जैक्टली, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी बड़ी डिस्कवरी हुई है, कितनी सारी साइट्स जो हैं वो हमें मिली हैं। सबको याद नहीं रखना, बट जो कुछ प्रोमिनेंट सिटीज हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो है, कालीबंगा है, लोथल, धोलावीरा। धोलावीरा को रिसेंटली यूनेस्को की साइट में इंक्लूड करा गया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहां पे ऐसा क्या प्रोमिनेंट जो है वो मिला है, राइट। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग्स। सो देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन, मतलब बहुत सारी और साइट भी हुई हैं, बहुत सारी और कल्चर भी हुई हैं। These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism, and some craft. अब ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आपको हड़प्पन के एविडेंस मिलते हैं, हड़प्पन के अलावा भी तो आपके पास और कल्चर रही होंगी ना, मिट्टी में मिल रही हैं सारी चीजें, कैसे पता चलता है कि कौन सी सिविलाइजेशन, एक ही जगह मान लो आपको सारी चीजें मिल गई, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसी जगह पर मिलने वाली चीजों को आप बता पा रहे हो कि ये 1500 बीसी के आसपास है, ये 2000 बीसी के आसपास है, ये 3500 बीसी के आसपास है। तो एक तो आप कार्बन डेटिंग वगैरह से पता लगाते हो, दूसरा आप जो टूल्स आपको मिलते हैं, जो एविडेंस आपको मिलते हैं, उनके शेप के बेसिस पे, उनके पैटर्न के बेसिस पे, उनमें जो एलिमेंट, सॉरी, जो मटेरियल यूज हुआ है, उसके बेसिस पे आप आइडिया लगाते हो कि किस प्रकार का, मतलब किस टाइम पीरियड का ये हो सकता है। तो अलग पोट्री आपको मिलेगी, एग्रीकल्चर का, पास्चुरलिज्म मतलब जानवरों को वो चराने लेकर के जाते थे, जानवरों को चराने लेकर के जाना मतलब वो वहां पे एक काइंड ऑफ वी कैन से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चर और उनकी अलाइड एक्टिविटीज को भी वो परफॉर्म करते थे। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। ये हम बात कर रहे हैं मेच्योर हड़प्पन के अलावा जो कल्चर्स हुई हैं, वहां पे छोटी छोटी सेटलमेंट हुआ करती थी और कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। It appears that there was a break between the early Harappan and the Harappan civilization, evident from
लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट एज वेल एज द अबेंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट। अब हुआ ये कि कुछ ऐसी साइट्स है जहां पे हमें अर्ली हड़प्पन के एविडेंस मिलते हैं, उन पे फिर आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है, या तो यहाँ पे हमें बर्निंग के एविडेंस मिलते हैं, उनको जला दिया गया, या फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि कॉन्टिन्यू नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, बीच में ब्रेक है, बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा है जिसको लेकर के कोई एविडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है। फिर आता है सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो अपना काम कैसे चला रहे थे, निर्वाह कैसे कर रहे थे, गुजारा कैसे हो रहा था उनका। तो अगर आप मैप के हिसाब से देखो तो यू विल फाइंड that mature Harappan culture developed in some of the area occupied by the early Harappan culture. These culture also shared certain common elements including subsistence strategies. अच्छा ये बताओ फिर कि अर्ली में और मैच्योर में फिर सेम कनेक्शन क्या है? तो आप बोलोगे जी कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉमन था जो आगे कंटिन्यू किया गया, तो उनके जीवन जीने का जो तरीका था उसको आगे कंटिन्यू करा गया। अर्ली में भी वही चल रहा था और मैच्योर में भी वही चल रहा था। ये कुछ ऐसा है कि एक गांव था, उस गांव में ही आगे प्रोग्रेस होती गई होती गई होती गई, 100-200 साल बाद इतनी प्रोग्रेस हुई कि वो एक बड़ा शहर बन गया। तो अब आकर के आप ये कहो कि ये बड़ा शहर बना, ये पहले गांव हुआ करता, तो आप बोलोगे कैसे पता? गांव में लोग इस तरीके से रहते थे, ये लोग थे, वही अब शहरों में आपको मिलेंगे, उसी तरीके से रहते हुए मिलेंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ कॉन्टिन्यूटी है, लोकेशन भी वही है, तो बोलोगे हाँ कॉन्टिन्यूटी है। पर एक जगह गांव मिला, एक जगह शहर मिला, तो फिर उनके बीच में कनेक्शन मिला पाना, उनके अगर एविडेंस सेम नहीं है तो कनेक्शन बैठा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हड़प्पन बहुत सारी चीजें खाते थे। हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश। ध्यान रखना, ऐसी स्टेटमेंट यूपीएससी डायरेक्टली जो है उठाता है, यूपीएससी डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पन ईट द फिश। हमारी टेंडेंसी क्या होगी, ऐसे कैसे? ज्यादातर तो वो तो समुद्र के किनारे नहीं थे भाई, वो ज्यादातर रिवर के किनारे थे, और इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट उस टाइम पे, मतलब ये नहीं था कि सब कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सो दे वर ऑब्वियसली हैविंग द एनिमल प्रोडक्ट आल्सो। Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finds of charred grains and seeds. हमें ना जब हम उस पर स्टडी कर रहे थे तो हमें कुछ जले हुए बीज मिले, जले हुआ मतलब जला हुआ अनाज मिला है और जले हुए बीज मिले हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि अच्छा इनकी डाइटरी हैबिट में ये चीजें थी। और ये जो काम है ना, ये आर्कियो बोटेनिस्ट के द्वारा किया जाता है। ये आर्कियोलॉजी में स्पेशली वो लोग हैं जो आर्कियोलॉजी में अगर कोई प्लांट रिमेन मिल जाता है तो उसकी स्टडी करते हैं। सो हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। नेक्स्ट आता है ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। कौन कौन से मिलते हैं? नाउ दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज नोट इट डाउन। कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं? व्हीट मिला है, बार्ले है, लेंटिल है, चिकपी है एंड सीसम है। ठीक है। मिलेट्स कहाँ पर मिले हैं? मिलेट्स मिले हैं आपको ज्यादातर गुजरात से। राइस, प्लीज पे अटेंशन, फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। उन्होंने ये नहीं कहा मिले नहीं है, उन्होंने कहा कम मिले हैं। दैट मीन्स वो जानते तो थे राइस के बारे में, पर राइस की कल्टीवेशन बहुत वाइड लेवल पे नहीं होती थी, बहुत बड़े लेवल पे राइस की कल्टीवेशन का एविडेंस हमें नहीं मिलता है, बट दे वर अवेयर ऑफ राइस। स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि Hadappans were not aware of rice, then it will create confusion, and that's why reading the NCERT books are more important rather than just referring the summaries. एनिमल बोन्स मिली हैं हड़प्पन साइट में, किन किन की? कैटल की, शीप की, गोट, बुफेलो एंड पिग, यानी उन जानवरों की हड्डियां मिली हैं, वो जानवर थे, उन जानवरों के बारे में अवेयरनेस थी। Studies done by archaeologists or Jew archaeologists indicate that these animals were domesticated. आर्कियोजोलॉजिस्ट जैसे बोटेनिस्ट थे वो तो प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते थे, और ये लोग जो जानवर मिलते हैं आर्कियोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं। तो ये कहते हैं कि इन सारे जानवरों को जो है डोमेस्टिकेट करा गया था। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज भी हमें मिलती हैं, जैसे बोर की मिलती है, डियर, घड़ियाल भी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। दे वर अवेयर ऑफ घड़ियाल। इंडिया में आज के टाइम पे घड़ियाल कहाँ पर मिलता है? ज्यादातर आपको चंबल रिवर के अराउंड ही आपको घड़ियाल मिलता है, but at that point of time they were aware of घड़ियाल. We do not know whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. अब ये
स्पीशीज की बोन्स मिली हैं, तो इन्होंने खुद से जाके शिकार करा या किसी और कम्युनिटी ने शिकार करके इनको ला करके दिया, ये इस्टेब्लिश कर पाना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। तो एनिमल्स का हमें काफी जो है यहाँ से जानकारी मिलती है। हियर यू कैन से मैप दिया हुआ है अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन का, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। वाइल द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, किस प्रकार की खेती होती थी, जो अनाज मिला है, अनाज के जो बीज मिले उनसे हमें आइडिया हो जाएगा। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्योंकि देखो वो किस प्रकार की खेती करते थे। अब जो लिविंग थिंग्स होती है ना, उनके बारे में देख करके अंदाजा लगाना आसान है, बट इतने साल पुरानी कौन से वो खाया करते थे, अनाज कौन से उगाया करते थे, आज के टाइम पे इसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। वर सीड्स ब्रॉडकास्टेड ऑन प्लॉट फील्ड, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना, खेती कर ली, हल चला दिया, प्लॉ कर लिया पूरा जमीन को, और सीधा जो है वो छिटका लगा दिया बीज का, मतलब बुआई नहीं हुई प्रॉपरली, बीज लिया और उसको पूरे जमीन पे छिड़क दिया, कि इस तरीके से होती थी, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है पता लगाना। जो हमें रिप्रेजेंटेशंस मिली हैं सील्स पे और टेराकोटा स्कल्पचर्स पे, टेराकोटा कहते हैं ना मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, टेराकोटा स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं, ये कहते हैं कि बुल की जानकारी थी, बुल की जानकारी थी। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लॉइंग, बैल थे, उनका यूज किया जाता था प्लॉइंग के लिए। एक्स्ट्रापोलेट क्या होता है, किसी और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ और कंक्लूजन निकालना। मैंने किसी चीज को देखा, उससे पहले मैंने कुछ और चीज को देखा था, उसकी मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, उस बेसिस पे मैंने कहा ये होने वाला है, राइट। तो एक्स्ट्रापोलेट को डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये कह पा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, एक गेस करना। हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, किसके, हल के, हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले कहाँ पर, एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली इन हरियाणा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बनावली इन हरियाणा में हमें टेराकोटा मॉडल मिले, मिट्टी के खिलौने, बेसिकली मिट्टी के हमें मॉडल्स मिले हैं, किसके, हल चलाने के, हल के हमें मिले। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड एट कालीबंगा, एक उनको पूरा प्लो किया हुआ उनको फील्ड यानी खेत का भी एविडेंस मिला है, कहाँ पर, कालीबंगा में। ये माना जा रहा है कि ये अर्ली हड़प्पन लेवल से मतलब जोड़ के उसको देखा जा रहा है। द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट दीज टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। जैसे जो खेती करते हैं वो जानते होंगे कि एक तो ये हो गया, दूसरा उनको इस तरीके से मिले हैं, सो दे आर लाइक कि दो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो एक साथ उगाई जाती थी, मतलब एग्रीकल्चर में उनको अच्छी खासी जानकारी जो है वो हड़प्पन को थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब खेती जो हुई उसके बाद में हार्वेस्ट करने के लिए उनको किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती थी, उसमें भी हमें काफी मतलब जानकारी हमारे पास है। अब क्लियर नहीं है कि उन्होंने स्टोन ब्लेड को यूज किया था, सेट इन वुडन हैंडल, और डिड दे यूज मेटल टूल। भाई उन्होंने स्टोन ब्लेड यूज करा, मेटल टूल यूज करा, ये थोड़ा सा एग्जैक्टली पता पाना भी डिफिकल्ट है। ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स हैं, दीज आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर कहाँ पर है, ज्यादातर ये जो है वो इस एरिया के अंदर है। अब पंजाब वाले रीजन को छोड़ दो, वहां पे तो चलो फिर भी मतलब नदियां वगैरह हैं, बट ये नेचुरली यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, इस वजह से एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन यानी सिंचाई के प्रबंध करना ये बहुत ज्यादा जरूरी था। हेयर यू कैन फाइंड कि कैनाल्स, ठीक है, नहरों का एविडेंस मिला है, कहाँ पर मिला है, ये शोरतुगही के अंदर मिला है। कहाँ पर है शोरतुगही, इन अफगानिस्तान। कैन सी शोरतुगही इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि हड़प्पन्स वर नॉट अवेयर ऑफ इरिगेशन, आप कहोगे कि नहीं नहीं एविडेंस मिला है। एक और तरीका है यूपीएससी का, व्हाट दे यूज टू डू, वो आपको लिस्ट ऑफ साइट्स बताते हैं, नेम ऑफ साइट्स देते हैं, उनमें से आपको पिक करना होता है कि ये हड़प्पन साइट है या नहीं। अब आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया शोरतुगही, तो आप बता पाओगे कि ये है या नहीं। ये आपको तभी पता होगा जब आपने खुद से एनसीईआरटी पढ़ी होगी कि शोरतुगही अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है, और ये हड़प्पन से जुड़ी हुई थी, लेकिन किस तरीके से, ये एक ट्रेडिंग उसकी तरह थी, पोस्ट की तरह थी,
जैसे होता है ना कि आपको ट्रेड करना है, तो लास्ट में आपने क्या बना दिया, एक चेक पोस्ट की तरह बना दिया, वहां पे आगे फिर जो है आप ट्रेड करने में काम में ले रहे हो, तो शोर तो गई उस तरीके से डेवलप हुई है काफी दूर, जो नॉर्मल आपके हड़प्पन रीजन है ना उनसे काफी दूर है, बट वहां पर भी आपको हड़प्पन कल्चर के एविडेंस मिले हैं। So is it is possible that ancient canals silted up long ago? Silted up मतलब अब नहरें हैं, नहरों में क्या होता है, नदियों से पानी आ रहा है, नदियों से पानी जब आता है ना तो नदियों में जो मिट्टी आती है नीचे, जो रेत आती है वो रेत जमा हो जाती है, सिल्ट उसको बोलते हैं, तो वो जमा हो गई, इससे क्या होगा, कैनाल की या रिवर की जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो कैनाल्स, इवन डैम के साथ भी ऐसा होता है, जो बांध बनाए जाते हैं ना उनमें भी पानी आ रहा है, पानी के साथ मिट्टी आती है, रेत आती है, तो उसको भी फिर एक टाइम के बाद निकालना पड़ता है, अदरवाइज जो डैम है, कैनाल है, उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रान फ्रॉम वेल वॉज यूज फॉर इरीगेशन। कई जगह ये भी लगता है कि शायद उन्होंने कुएं से पानी निकाल करके इरीगेशन के लिए यूज करा होगा। Besides, water reservoir found in Dholavira, गुजरात may have been used to store water for agriculture. कई जगह ये हमें लगता है कि हाँ, धोलावीरा के अंदर, ये आपको लिटरली खुद से भी देखना चाहिए, धोलावीरा के अंदर वाटर को स्टोर करने का जो पूरा एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप कर रखा था ना, ये नेक्स्ट टू, मतलब वो बताते हैं कितनी अच्छी इंजीनियरिंग टेक्निक उनके पास थी, कितनी अच्छी नॉलेज थी उनको अपनी ज्योग्राफिकल एरिया की। सो वहां पे वाटर रिजर्वोयर जो है वो मिलते हैं, और ऐसा अंदाजा लगाया गया कि वहां पे पानी को स्टोर किया गया। अच्छा, ये कुछ कॉपर टूल्स जो हैं वो मिलते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, दे वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन, आयरन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, रिजर्वोयर एट धोलावीरा, ये देखिए, अब ये मैशनरी वर्क, मतलब उस टाइम पे लोगों ने ये काम करा है, कितनी अमेजिंग चीज है, ये पूरा यहाँ पे स्टोर करने के लिए है, ये देख सकते हैं, ये गेट भी है यहाँ पे, ये ऊपर से आने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, तो इतना अच्छा वाटर स्टोरेज के लिए इन्होंने सिस्टम जो है वो डेवलप कर रखा था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री यू कैन रीड दैट एक्चुअल में आर्टिफैक्ट्स कैसे मिलते हैं। जैसे प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। अगर आपको खाना पकाना हो तो आपको, जैसे आटा, रोटियां बनानी हो तो आपको आटा पीसने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसको मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए और पकाने के लिए। तो ये किससे बनते हैं, आज के टाइम पे तो स्टील, आयरन, इनसे बनते हैं, पर उस टाइम पे स्टोन, मेटल, टेराकोटा भी, या तो पत्थर के होंगे, आज आप किचन में देखना ज्यादातर टूल या तो मेटल के होंगे, या कोई ना कोई स्टोन से बने होंगे, या टेराकोटा मिट्टी के बर्तन होंगे। तो ये एक एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मतलब पूरी जो जानकारी उसका एक अंश निकाल लिया गया, एक हिस्सा निकाल करके आपको प्रेजेंट किया जा रहा है कि मोहनजोदारो पे अर्ली एग्जीक्यूशन जब हुआ था, अर्ली जो खोज हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में से एक हिस्सा निकाल के आपके सामने रखा जा रहा है। ये आप पढ़ सकते हो कि सेटल्ड कॉर्न आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मींस यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीरियल। किस तरीके से जो है वो जो आटा है वो पीसा जाता होगा। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रेटी इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन और मोस्टली शो साइन ऑफ हार्ड यूजेस। मतलब जिन लोगों ने चक्की देखी होगी, दे बी एबल टू रिलेट टू दिस लाइन, कि ऐसा लगता है कि वो हार्ड स्टोन से वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको पीस रहे हैं। As their bases are usually convex, they must have been set in earth or in mud to prevent their rocking. Two main types have been found, those on which another smaller stone was pushed or rolled to and fro, and other with which a second stone was used as a pounder, eventually making a large cavity. ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आज के टाइम पे भी कई जगह पर है ना, मिर्च पीसने के लिए, मतलब चटनी वगैरह बनाने के लिए ना, सिलबट्टे का यूज किया जाता है। तो एग्जैक्टली सिलबट्टा तो हम नहीं बोलेंगे इसको, बट कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, ये इस पत्थर की मदद से इस पे घिस घिस कर जो है कुछ भी जो है वो पीसा जाता था, खास करके आटा वगैरह या चटनी वगैरह जो है वो पीसे जाते थे। ठीक है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज प्रेजेंट डे एनालॉजीज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एंशिएंट आर्टिफैक्ट वर यूज्ड फॉर। देखो क्या होता है ना कि पुराने टाइम पे कोई टूल यूज होता था, और आज के टाइम पे भी हम सिमिलर टाइप टूल यूज करते हैं, तो उस जमाने, आज के टाइम पे हम सिलबट्टे का यूज करते हैं चटनी बनाने के लिए, तो पुराने टाइम पे भी सिलबट्टे का यही काम होता होगा ना।
हम इस तरीके से क्या करते हैं, आज की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके बेसिस पे पास्ट में जो हमें मिला है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है मोहनजोदारो। अब सिटी वाइज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, ये एक प्लान अर्बन सेंटर है, प्लान अर्बन सेंटर है। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। बड़े बड़े शहर जो है वो डेवलप हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। Let us look at one such center, which is Mohenjo-daro, more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was Hadappa. सबसे ज्यादा मोहनजोदारो के बारे में स्टडी किया जाता है, बट सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर करा गया था। The settlement is divided into two sections, one smaller but higher, the other much larger but lower. देखो, पूरी, जैसे मान लीजिए पूरा शहर है, इस शहर के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा जो है वो छोटा है बट ऊंचाई पर बना हुआ है, एक हिस्सा बड़ा है पर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। जो ऊंचा हिस्सा है उसको सिटाडेल बोला गया है, और ये माना गया कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो इसी ऊंचाई वाले हिस्से पे हुआ करती थी, ठीक है। ये पूरा लेआउट है मोहनजोदारो सिटी का, ये पूरा लेआउट है। ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है लोअर टाउन एंड सिटाडेल। तो ये सिटाडेल था, ठीक है, ये पूरा सिटाडेल का है। एंड ये जो है आपका लोअर टाउन है, ये काफी बड़ा एरिया है आपका लोअर टाउन में। ये इन्होंने मार्क कर रखा है, ये मार्क जो है वो हमने करा जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब स्टडी कर रहे थे, तो अकॉर्डिंगली इनको मार्क करा गया है, राइट। सो आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये मैंने आपको बताया। सिटाडेल owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform। मतलब आज भी आप देखते हो जो बिल्डिंग्स होती है उनको थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाया जाता है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मिट्टी की जो ईंटें थी उनको पूरा फाउंडेशन तैयार करके फिर जो है वो सिटाडेल बनाया गया था। इट वाज वॉल्ड, सिटी के चारों तरफ जो है, मतलब सिटाडेल के चारों तरफ भी और सिटी के चारों तरफ भी वॉल क्रिएट की जाती थी, ओके। खास करके सिटाडेल के अराउंड, यहाँ पे हम सिटाडेल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो सिटाडेल के अराउंड वॉल बनाई जाती थी। दैट मीन्स इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। लोअर टाउन के अराउंड भी चार दीवारी हुआ करती थी। Several buildings were built on platform which served as foundation. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. देखो, अगर उस टाइम के डेटा को अगर हम देखें कि पूरा फाउंडेशन तैयार करके और फिर बिल्डिंग बनाई गई है, तो हम कहेंगे अगर एक इंसान एक दिन में सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह वहां पे डालता है, तो 4 मिलियन %, 4 मिलियन लोग डेली बेसिस पे इतनी मिट्टी उठा करके डालेंगे, तब जाके वो प्लेटफॉर्म रेडी हुआ होगा। तो सोचिए लोग कितना एक्टिवली, कितना ज्यादा उन्होंने अर्बन सेंटर को बनाने में फोकस किया होगा। Also consider something else. Once the platform were in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform. आपने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, उसके बाद में आपको कोई दुकान बनानी है, कोई और बिल्डिंग बनानी है, तो वो एरिया फिक्स हो गया ना, आप ज्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो फिक्स एरिया पे, उस प्लेटफॉर्म पे आप वो सिटी, मतलब वो जो आपका बिल्डिंग है वो आप बना सकते थे। तो वी कैन से पहले सेटलमेंट प्लान करी होगी, राइट, फिर उनको डिजाइन करा होगा। पहले प्लानिंग हुई होगी, फिर उनको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करा होगा। वी कैन से सबसे पहले अर्बन प्लानिंग के एविडेंस यहाँ पर हमें मिलते हैं। इतनी एडवांस अर्बन प्लानिंग थी, आज भी हमारे जो बड़े महानगर हैं, आप बाकी सिटीज को तो छोड़ दीजिए, जो हमारे महानगर है वहां पर भी इतनी ब्रिलियंट प्लानिंग आपको नहीं मिलती। चंडीगढ़ जैसे शहर को तो चलो स्पेसिफिकली इसी के बेसिस पे बनाया गया था, बट आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, बेंगलोर का ले लीजिए, कोलकाता, मुंबई, इन शहरों में भी आपको ऐसे एविडेंस नहीं मिलते। प्लानिंग कितने बढ़िया लेवल पे प्लानिंग हुई होगी। कुछ और साइन है प्लानिंग के जिसमें ब्रिक्स हमें मिलती हैं। ब्रिक्स कैसी हैं, जिससे मिट्टी से पहले ईंटें बनाएगी, फिर मिट्टी वाली ईंटों को धूप में सुखाया गया, सन ड्राइड है, और कई बार उनको पकाया गया है, बेक्ड है। वर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, मिट्टी की जो ईंट है वो प्रॉपर रेशियो के अंदर जो है वो बनाई गई थी,
where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all हड़प्पन settlement. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ का अगर हम रेशियो देखें तो वो कितना था, 4 टाइम था, ट्वाइस था एंड 1, राइट। इस तरीके का रेशियो जो हमें ब्रिक्स में मिलता है। तो ये जो ब्रिक्स का रेशियो है 4:2:1, ये रेशियो भी आप ध्यान रखिएगा, ये सिमिलैरिटी और सिमिट्री दिखाता है पूरी आपकी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट आता है लेइंग आउट ड्रेन्स। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। देखो हड़प्पा जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, बट हुआ ये था कि इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर। मतलब आज तो हमें बड़ी फनी मतलब वो लगते हैं, ये स्टोरी लगती है, बट वाज हैपनिंग ना उस टाइम पे 1850s की स्टोरी है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेलवे का ट्रैक वहां पे बिछाया जाना था, और रेलवे ट्रैक के लिए जो है वो उनको ईंटों की जरूरत पड़ रही थी, और ईंटों के लिए उन्होंने क्या करा, जो हड़प्पन जो मिली उनको जगह मिली, पूरा वो टीला सा उनको दिखा, और उस टीले से उन्होंने क्या करा, बेसिकली ईंटें उठा करके उन्होंने रेलवे ट्रैक पे यूज करनी स्टार्ट कर दी। बहुत टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ, इवन ब्रिटिशर्स को भी बहुत लेट रियलाइज हुआ कि ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी जिससे ईंटें चुराई गई एक तरीके से। सो हियर यू कैन सी इन द एनसीईआरटी इट वाज मेंशन्ड कि इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स। ब्रिक रॉबर्स मतलब कि 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली ये सारे स्टडीज जो कंडक्ट कराती है, उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि लाहौर से मुल्तान के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई जानी थी उस टाइम पे बहुत सारी ईंटें जो हैं वो हड़प्पा वाली सिटी से चुरा ली गई, एंड मेनी ऑफ द एंशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ द साइट एट द साइट वर डैमेज्ड। इन कॉन्ट्रास्ट मोहनजोदारो वाज फार बेटर प्रिजर्व्ड, इसलिए इसको कहते हैं द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा का दुख, कि उसके बारे में स्टडी हो पाती उससे पहले ही उसके एविडेंस लोग चुरा ले गए थे एक तरीके से, बाद में पता चला। तो हड़प्पा में ज्यादा कुछ, हालांकि कोशिश करेगी, पूरी कोशिश करेगी उसको स्टडी करने की, बट उतनी एविडेंस हमें नहीं मिल पाते हैं, उतना डिटेल हमें नहीं मिल पाती है जितनी हमें मोहनजोदारो के केस में मिलती है, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो फोटो है ये पूरी मोहनजोदारो सिटी की है, और ये एक ड्रेनेज का पूरा है, ड्रेनेज के बारे में बताता है, राइट। हियर यू कैन से वो पूरा इंसान खड़ा दिख रहा है, कितनी बड़ी, मतलब 5-6 फीट जो है हाइट उसकी रही होगी, इतनी बड़ी ड्रेन्स थी। सो दैट मीन्स दे वर क्वाइट अवेयर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज दे वर अवेयर ऑफ द सैनिटेशन सिस्टम ऑल्सो। सो लेइंग आउट ड्रेनेज क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। जब ये सिटीज को प्लान किया जा रहा था तो उसी के अंदर उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को भी प्लान करा था। If you look at the plan of Lower Town, you will notice that roads and streets were laid out along an approximate grid pattern. जितने भी हैं वो एक ग्रिड पैटर्न पे बनाए गए थे, जितनी मतलब रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, ग्रिड पैटर्न पे बनाए गए थे, राइट। और हर एक स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती थी। दूसरा ये कहा गया कि स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। जैसे नहीं होता आज के टाइम पे अगर कहीं नई कॉलोनी बन रही है, पहले क्या होता है, एरिया डिसाइड होता है, फिर वहां पे रोड बनते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह तय होता है, फिर जाके घर बनने शुरू होते हैं। ऐसा ही सिस्टम जो है इस शायद इससे बेहतर भी हम कह सकते हैं सिस्टम हड़प्पन टाइम में एग्जिस्ट करता होगा, राइट। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट। तो घर, मान लीजिए स्ट्रीट है और ये इसके अंदर वाले स्ट्रीट्स हैं, तो यहाँ पर मकान है, यहाँ से आपका पूरा वो निकलेगा, मतलब घर का जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है वो निकलेगा, जाकर के बड़ी जो ड्रेन होती थी स्ट्रीट की उसमें जाकर के मिल जाएगा। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम को भी प्रॉपरली इन्होंने डिजाइन करा था। Next come to the citadel. So while most Harappan settlement have a small high western part and a larger lower eastern section, there are variation. At sites such as Dholavira and Lothal, the entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by walls. देखो हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ सिटाडेल्स जो है उनके अराउंड वॉल्स बनाई गई हैं, लोअर टाउन के अराउंड भी वॉल्स हैं, पर कुछ ऐसे टाउन भी मिले जिनके अराउंड वॉल नहीं है, जिनके चार दीवारी नहीं है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में हमें मिलते हैं कि ये दो पोर्शन है, एक जगह सिटाडेल है और एक जगह हमें लोअर टाउन मिलता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे धोलावीरा और लोथल में
पूरी सेटलमेंट को फोर्टिफाई कर दिया गया, पूरी सेटलमेंट को फोर्टिफाई करा गया और उसके अंदर जो है सेपरेटली इनको भी फोर्टिफाई कर दिया गया। बट लोथल में सिटाडेल के अराउंड आपको कोई चार दीवारी नहीं मिलती है, हालांकि हाइट पे बनाया गया है बट कोई चार दीवारी नहीं मिलती है। देन आता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। So the lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on a courtyard with rooms on all sides. मोहनजोदारो में जो लोअर टाउन हमें मिलता है वो हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बताता है, यानी सिटाडेल में ज्यादातर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, शायद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रही होंगी, लोअर टाउन में ज्यादातर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमें मिलती हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता था, बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे जो हैं वो बने होते थे। The courtyard were probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. तो जैसे आज आंगन में जो अगर आप गांव वगैरह में चले जाए वहां पे चूल्हे मिलते हैं कुकिंग का, या जैसे दोपहर में ज्यादातर आराम करने का, मनोरंजन का, वो ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज का जो वो आंगन एक जगह होती है। So what is also interesting is an apparent concern for privacy. There are no windows in the wall along the ground level. Besides, the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. देखो प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा गया है, आप सीधा एंटर करोगे, आपको दरवाजे से एंटर करते हुए अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब आप देखते नहीं बता पाओगे, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी चीजें। दूसरा, जो घर है ग्राउंड लेवल के जो मकान है उनमें कोई विंडो नहीं दी गई है। हर एक घर का अपना एक बाथरूम है, पूरा बना हुआ है, पक्का बाथरूम है। ड्रेन्स जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड है। कुछ घर में स्टेयर केस भी है, मतलब वहां पे एक मंजिला दो मंजिला मकान रहा होगा। कुछ घरों में वेल्स हैं, उनके खुद के कुएं हैं, ठीक है। कई बार ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर रूम बनाया गया है, ओके, प्रॉपर रूम बनाया गया है। और कई घरों में एक ऐसा रूम भी है कि बाहर से आने वालों के लिए भी मतलब आसानी से, मतलब वेल वगैरह अगर उनको यूज करना हो तो आसानी से वो कर सके। स्कॉलर्स ने ये एस्टिमेट करा है कि मोहनजोदारो में अप्रोक्सीमेटली 700 से ज्यादा कुएं जो है वो वहां पर मिले हैं, राइट। ये एक नॉर्मल प्लान है, हियर यू कैन सी डिफरेंट जो है ये स्टेयर केस है, इसके अलावा डिफरेंट अलग अलग जो हैं वो रूम्स बनाए गए हैं एंड कंप्लीटली यहाँ पर मेंशन करा गया है। The most ancient system yet discovered. About the drains, Mackey noted it is certainly the most complete ancient system as yet discovered. हर एक हाउस जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था, या पढ़ सकते हैं आराम से, right? The main channel were made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. मतलब हर एक जो हाउस था स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट था और ड्रेनेज को कवर किया गया था, बट वो कवर ऐसा था कि जब जरूरत पड़े क्लीनिंग के लिए तो वो मिट्टी को उसको सॉरी जो ईंटें थी उनको हटाया जा सके, लूजली उनको वहां पे रखा जाता था। कुछ एरिया में लाइमस्टोन को यूज किया गया था कवर के लिए। और हाउस ड्रेनेज पहला जो है सेस्पिट होता था, मतलब जैसे नहीं होता कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए, घर से नाले में पानी आया फिर उसमें कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए छोड़ दिया गया, जो सॉलिड मैटर था नीचे सेटल हो गया और जो ग्रे वाटर है या जो वेस्ट वाटर है वो आगे फ्लो करने दिया गया। बहुत बड़े ड्रेनेज चैनल्स जो हैं वो प्रोवाइड करे गए, कुछ टाइम पर एक डिस्टेंस के बाद में स्पेस दिया गया क्लीनिंग के लिए, right? So it is a wonder of archaeological that little heaps of material, mostly sand, have frequently been found lying alongside drainage channel, which shows that the debris were not always carted away when the drain were cleared. कई जगह ये है कि जैसे आज भी आप देखते हो बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रेन जब साफ की जाती है तो वो कचरा निकाल करके साइड में रख दिया जाता है, तो शायद वो मे बी इन सम केसेस लाइक एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि वो उसको शायद क्लियर करना भूल गए होंगे या क्लियर उन्होंने नहीं किया होगा। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। बड़े शहरों में ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत आसान है, बट छोटे छोटे शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम मिलता है मतलब वो हम कह सकते हैं कि नो दैट इज समथिंग बिग अचीवमेंट। एट लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, घर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं बट ड्रेनेज बर्न ब्रिक्स, ऐसा लगता है कि बट वो जो ड्रेनेज है वो उनका पक्की ईंटों का बना हुआ है। हो सकता है उनको कुछ एक्स्ट्रा असिस्टेंस मिली हो पक्की ईंटों से बनाने के लिए, मे बी रीजन कुड बी एनीथिंग, बट मकान कच्ची ईंटों के हो चाहे लेकिन जो नालियां थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, ठीक है। ये मोहनजोदारो के एक शहर का है और ये आप देख सकते हैं, दिस इज रूम नंबर 6 और यहाँ पे एक कुआं भी है। सिटाडेल की हम बात करते हैं।
सिटाडेल आप देख सकते हो, ये पूरा सिटाडेल मेंशन है, ठीक है। So it is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purpose. Citadel में ऐसी ही बिल्डिंग्स ज्यादा थी जिनको पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक वेयर हाउस हमें मिला है। वेयर हाउस एक बहुत बड़ी मैसिव स्ट्रक्चर है जिसमें लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन्स व्हाइल द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड डिकेड लॉन्ग अगो। मतलब एक ऐसा वेयर हाउस जो नीचे का ब्रिक वाला पोर्शन था वो अभी भी हमें मिलता है, बट ऊपर शायद लकड़ी का बनाया गया होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आप सर्वाइव नहीं कर पाए। दूसरा ग्रेट बाथ हमें मिलता है, ठीक है, हियर यू कैन सी ग्रेट बाथ वाला एरिया। इसको इतना अच्छे से प्लान करा गया है कि इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स इट इज स्टिल फंक्शनल। ग्रेट बाथ अभी भी काम कर रहा है। इट्स अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर मतलब टैंक है, इसके अराउंड जो है वो रूम्स बने हुए हैं, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है और स्टेप्स दी गई हैं टैंक में उतरने के लिए। और टैंक जो वो वाटर टाइट है, ओके। ब्रिक्स बिछाई गई हैं, मोटर जिप्सम यूज करी गई है, मिट्टी को सॉरी जिप्सम का यूज करा गया ईंटों को चिपकाने के लिए। बट वो इतना अच्छा है, इतने अच्छी इंजीनियरिंग टेक्निक यहाँ पर यूज करी गई है कि इट इज स्टिल फंक्शनल। There were rooms on 3 sides, in one of which there was a large well. Water from the tank flowed into a huge drain. Across a lane to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों साइड पे जो है वो कमरे हुआ करते थे, ओके। और बेसिकली बड़ा बीच में टैंक था। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, आपको और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देन बाथरूम्स हैं, प्रॉपर वहां पे मिलते हैं, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। बाथरूम से जो पानी निकलता है, जो ड्रेनेज का पानी वो जा करके बड़े ड्रेन में इकट्ठा हो जाता था, वहां से वो फ्लो करता था। So the uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings, has led scholar to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. देखो, एक तो इसके स्ट्रक्चर, दूसरा जिस जगह पर ये मिला है सिटाडेल में, सिटाडेल एक हाइट पर है, दैट मीन्स यहाँ पर जो चीजें यूज की गई होंगी वो पब्लिक पर्पस के लिए हैं। तो लोगों का ये मानना था कि ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया होगा शायद ये किसी रिचुअल के हिसाब से बनाया गया होगा। जैसे कई जगह आप देखते हो मंदिर वगैरह में भी एक वो पूरा मंदिर में भी साथ में एक पूरा अटैच कर दिया जाता है, या कोई पूजा वगैरह करने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो है ये होता है कि आप पहले नहा लीजिए, उसके बाद में आप पूजा करने जाइए, कोई रिचुअल में पार्टिसिपेट करिए। इस तरीके का रीजन जो है स्कॉलर इससे अटैच करते हैं, ठीक है। So, are there other structures on the citadel apart from warehouse and the great bath? Yes, there are other structures. जैसे pillared hall हमें मिलता है, ठीक है। जॉनसन्स मतलब एग्जीक्यूटेड वेल है, ये मेन स्ट्रीट का आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज भी हमें मिला है, ग्रेट कोर्टयार्ड है, ओके, वेयर हाउस हमें मिला है। एंड यू विल फाइंड plenty of buildings, plenty of examples on basically सिटाडेल वाले रीजन में। आप हड़प्पा या बाकी सिटीज को जब हम स्टडी करेंगे वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देन ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब चलो आर्कियोलॉजी के बेसिस पे ये चीजें तो हमने बता दी, बिल्डिंग्स वगैरह तो हमने बता दी, बट हम सोशल डिफरेंसेस को कैसे जो है वो काउंट करेंगे, सोशल डिफरेंसेस को हम कैसे पता लगाएंगे। सोशल डिफरेंस का पता लगाया जाता है उनके बरियल से, उनको कैसे दफनाया जाता था, शवों को कैसे दफनाया जाता था, किस तरीके से, उससे हमें काफी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके का मतलब किस तरीके की समाज व्यवस्था जो है वो प्रेवलेंट थी। तो पहला पॉइंट है बरियल्स का। Archaeologists generally use certain strategy to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. जैसे सबसे पहले वो बरियल्स को स्टडी करते हैं। आपने इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड देखे होंगे, अल्टीमेटली हैं तो वो बरियल्स ही, some of which were contemporary of the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials where enormous quantity of wealth was buried. इजिप्ट में, मिस्र में जब आप एग्जाम्पल देखते हो तो आपको पता चलता है ना कि वहां पर हर जैसे मम्मी बनाया जाता था, तो मम्मी बनाने के साथ ही इतना सारा सोना, इतनी सारी वेल्थ जो है उसके साथ में दफनाई जाती थी। इवन यू नो देयर वाज अ ट्रेंड, चोरों ने क्या करा था, ये जो कब्र होती थी, जो बरियल्स होते थे, उनको ढूंढते थे, खजाना तो दबा होता था ही,
उनको खोद के निकालते थे, मिस्र की बता रही हूँ मैं, इजिप्ट की, उनको खोद के निकालते थे। ये पूरा ट्रेंड चला था, ठीक है, पूरा ट्रेंड चला था। और बहुत सारी आर्कियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, वो चोर चुरा ले गए, ऐसी हालत थी, राइट। बट हमें इतना पता चल जाता है बरियल से कि किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के जो मटेरियल है उनके साथ दफनाए गए थे। जैसे हड़प्पा में जो बरियल्स मिले हैं, डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, नीचे पिट्स बनाए जाते थे, गड्ढे बनाए जाते थे, उनमें उनको दफनाया गया। समटाइम देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट्स वाज मेड, जिस तरीके की उनकी कब्र होती थी, बरियल पिट्स होते थे, उनमें काफी डिफरेंस हमें मिलता है, राइट। जैसे द होलोड आउट स्पेस लाइंड विद ब्रिक्स, कुड दिस वेरिएशन बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, वी आर नॉट श्योर। मतलब थोड़ा बहुत स्पेस एक्स्ट्रा होना, कम होना, इसके बेसिस पे ये कहना मुश्किल है कि उनके बीच में कोई सोशल डिफरेंसेस हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ आज के समाज में क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटी की जो बरियल प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलग होती है, सिमिलरली हड़प्पन टाइम्स में भी रही हो। तो हमें कोई ऐसा स्ट्राइकिंग फीचर नहीं मिलता है, हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, सोसाइटी में अपर और लोअर जो है क्लास ऐसी थी। ऐसा कोई एग्जैक्ट एविडेंस हमें नहीं मिलता है। कुछ ग्रेव्स में, कुछ कब्रों में हमें पोट्री मिलती है, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। शायद ये बिलीफ था, लोग आफ्टर लाइफ को मानते थे कि मृत्यु के बाद ये जब जाएंगे तो इनको पोट्री की, ऑर्नामेंट्स की जरूरत होगी, राइट। आफ्टर लाइफ में वो बिलीव रखते थे। कई जगह पे ज्वेलरी भी मिली है, मैन और वुमेन दोनों के लिए। इनफैक्ट जो एग्जीक्यूशन हुई थी, एक सिमेट्री मिली है पूरी, मतलब हड़प्पा के अंदर मिड 1980s में। यहाँ पर उनके अंदर क्या मिला है, मतलब पूरी कब्रगाह मिली है एक तरीके से, उनके एग्जीक्यूशन करी गई थी मिड 1980s में। तो वहां पे ऑर्नामेंट्स मिले थे, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण मिले थे, कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल रिंग्स, अ जेस्पर, अ काइंड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन, बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल। मतलब एक पूरा कई सारे रिंग्स, एक रिंग और कई सारे छोटे छोटे जो हैं बीड्स, मनके जो है वो मिले थे। एक सेमी प्रीशियस स्टोन भी उसके पास पाया गया था, स्कल ऑफ अ मेल। कुछ केसेस में जो मुर्दे थे उनको दफनाया गया था कॉपर मिरर के साथ में। बट पूरे अगर आप एक साथ देखो, पूरे पिक्चर को एक साथ अगर आप देखो तो ये मतलब ये कह पाओगे आप कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग विद द डेड। आपको ऐसा कोई बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज आपको बरियल्स में नहीं मिलती है, एक दो इंस्टांसेस को छोड़ करके, ठीक है, एक दो तो हैं, वो फिर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बट एक दो इंस्टांसेस के बेसिस पे हम पूरी सोसाइटी का डिसाइड नहीं कर सकते। देन आते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज। लग्जरीज में क्या चीजें आएंगी, उनके जो ज्वेलरीज हैं वो आएंगे, उनके जो पोर्ट्री है वो आ जाएगा। सो अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस is to study artifacts which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries। देखो हम आज के टाइम, आप अपने घर में देखना, आज के टाइम पे आपके घर में जितना भी सामान है उसमें से देखना कितना सामान ऐसा है जो जरूरत का है, जो आप किसी काम में ले रहे हो, और उसमें से कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो लग्जरी आइटम है, जो शो ऑफ के हिसाब से बनाई गई हैं, राइट। तो जो आप काम में लेते हो, घर के बर्तन हैं, ठीक है, वो यूटिलिटेरियन है, वो काम के लिए है। और जैसे लग्जरी आइटम्स होते हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह, ये लग्जरी आइटम है। तो आपको मिलता है यूटिलिटेरियन और लग्जरी में, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनके बेसिस पे। फर्स्ट कैटेगरी यानी यूटिलिटेरियन में क्या आ जाएगा, जो ऑर्डिनरी मटेरियल्स होते हैं वो नॉर्मली पत्थर के या मिट्टी के बने हुए होते थे, जैसे पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर, ये सारी चीजें मिलती थी। एंड ज्यादातर केसेस में आप कैसे कहते हो कि ये पूरे मतलब डेली यूज के थे, आप सेटलमेंट में कहीं भी खुदाई करो आपको ऑलमोस्ट ये हर जगह मिल जाते थे। Archaeologists assume the object were luxury if they are rare or made from costly non-local material or with complicated technology। रेयर या तो बहुत रेयर चीजों से बनाओ, जैसे एक आपको आगे मिल भी जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन, लापिस लजूली करके एक स्टोन है जो सिर्फ अफगानिस्तान में मिलता था। इंडिया में अगर उससे रिलेटेड कोई चीज कहीं पर मिली है तो हम कहेंगे कि हाँ बाहर से इंपोर्ट करके ये लाया गया है। एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव होगा तो रेयर है, लग्जरी वाली आइटम होगी। तो लग्जरी आइटम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता था, या तो वो इस चीज से बनी हुई है जो कॉस्टली है, ठीक है, या कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, या फिर वो क्या है बेसिकली बहुत ही रेयर है। दस लिटिल पॉट्स ऑफ फेयंस। फेयंस क्या होता है बेसिकली,
मिट्टी होती है, ठीक है, ग्राउंड सैंड या सिलिका होती है। सिलिका को आप क्या करते हो, सिलिका में कलर मिलाते हो और गम मिलाते हो और मिला करके आप इसको आग में जलाते हो, फायर करते हो। उसके बाद में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक, आप एक तरीके सिलिका इज मेड अप ऑफ सैंड, उसमें फिर गम मिलाओ, उसमें फिर आप कलर मिलाओ, देन उसको फायर करो, उसको, इतनी डिफिकल्ट प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। इसलिए फायंस को क्या माना जाता था कि ये जो है वो थोड़ा सा मतलब लग्जरी आइटम ही है। बट हमारे लिए सिचुएशन या आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सिचुएशन तब थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है जब हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें, मतलब ज्यादा रेयर चीजें हमें नॉर्मल मिलने लग जाएं, या जो नॉर्मल चीजें हैं हमें वो रेयर मिलने लग जाएं, राइट। तो वो कहते हैं कि व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम्स टू बी आर्टिकल ऑफ डेली यूज, जैसे स्पिंडल वर्क मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फाइंस, ठीक है, हमें डेली यूज में आने वाली चीजें अगर वो महंगे आइटम से मिलने लग जाए, तो जैसे पेन है, नॉर्मल यूज में लिया जाता है, गोल्ड का बना हुआ पेन हो तो फिर आप उसको यूटिलिटेरियन में काउंट करोगे कि लग्जरी में काउंट करोगे, तो तब थोड़ा सा क्लासिफाई करना, डिफरेंशिएट करना इनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। So if we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable material are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappan and are rarely found in smaller settlements. जब हम इन आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि जो रेयर ऑब्जेक्ट थे, जो थोड़े से महंगी चीजों से बनते थे, वो बड़ी सिटीज में मिलते हैं। आज भी आप जाइए, आपको जो महंगी चीजें हैं वो खरीदने के लिए आपको बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ओके, इट्स नॉट ए नॉर्म, बट मतलब कोई रूल नहीं है, बट मैं वैसे बता रही हूँ, राइट। तो वो जैसे कोई आपको बहुत एक्सपेंसिव कार खरीदनी हो तो यू हैव टू विजिट अ बिग सिटी टू बाय दैट। सिमिलरली बड़े शहरों में अगर आपको ऐसी चीजें मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि वहां पर या तो इसका प्रोडक्शन होता होगा यहाँ पे, या फिर वहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगा इसका। सो जो मिनिएचर पोर्ट्स हैं फायंस के, फायंस से बने हुए मिनिएचर पोर्ट्स हमें मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि हो सकता है शायद ये परफ्यूम बॉटल के लिए यूज किए जाते हैं। ज्यादातर ये मोहनजोदारो और हड़प्पा में ही मिले हैं। एंड छोटे छोटे शहर जैसे कालीबंगा, इनके अंदर ये फायंस का छोटा सा भी हमें कुछ भी आर्टिकल नहीं मिला है। गोल्ड भी बहुत रेयर था, एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी, जैसे आज सोना 82,000 हो चुका है, शायद उस टाइम पे भी उतना ही प्रीशियस, उतना ही कॉस्टली रहा हो। ओके, तो वी कैन से यस गोल्ड वाज एट दैट पॉइंट ऑल्सो, गोल्ड जो हो एक लग्जरी थी, राइट। तो लग्जरी का हमें इस तरीके से पता चलता है। अब होर्ड्स क्या होते हैं? होर्ड्स बेसिकली मतलब कुछ कंटेनर्स के अंदर रखे जाते हैं, जैसे ज्वेलरी रखने के लिए, मेटल ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा से हम यूज करें, ठीक है। और जैसे क्या होता था, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर आपने ज्वेलरी रख दी, एक बॉक्स के अंदर, ज्वेलरी बॉक्स जो होता है, अब वो है तो किसी और के लिए, बाद में निकालने के लिए बेसिकली, पर हिस्ट्री में मान लो किसी ने वो भूल गया उसमें रख करके, डब्बे के अंदर रख करके, अब वो आप जब स्टडी कर रहे हो तब आपको वो मिल रहा है, निकल रहे हो वो चीजें, तो अब वो हिस्ट्री का पार्ट बन चुकी है ना। तो आर्कियोलॉजी अब उसको ढूंढ के स्टडी अपनी बता रही है। अच्छा, डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड प्रेवलेंट एट प्रेजेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डू दिस रिप्रेजेंट सोशल डिफरेंस। डेड मतलब बरियल की कौन कौन सी प्रैक्टिस जो हैं वो हड़प्पन में हमें मिलती हैं, और ये किस हद तक सोशल डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक मुद्दा है। तो हम कहेंगे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक या दो इंस्टेंसेस को छोड़ करके दैट यू कैन मेंशन, एंड बाकी आप कह सकते हैं कि मोर और लेस इट वाज इगैलिटेरियन सोसाइटी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलता है। देन फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, जैसे आप चहुदारों की स्टडी करिए मैप में, राइट। सो दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट, 7 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं है, एज कम्पेयर टू मोहनजोदारो। मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर में फैली हुई है, चहुदारो जो 7 हेक्टेयर के अंदर है। ओके, बट चहुदारो कंप्लीटली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए थे। यहाँ पे बीड मेकिंग का काम होता था, शेल कटिंग का काम होता था, मेटल वर्किंग होती थी, सील मेकिंग का काम होता था, वेट मेकिंग, यानी कंप्लीटली वी कैन से इट वाज द इंडस्ट्रियल टाउन। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होती थी। अब बीड्स बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल यूज किए जाते हैं, पत्थर से बना सकते हो आप लकड़ी से बना सकते हो, आप कोई प्रेशियस स्टोन से बना सकते हो, आप मेटल से बना सकते हो, आप कुछ अलग से फेंस वगैरह कुछ अलग क्रिएट करके आप बना सकते हो। तो बीड्स के लिए
कुछ स्टोन जैसे कार्नेलियन, कार्नेलियन जो है वो बहुत ही ब्राइट रेड कलर में होता है, ठीक है, वही उसकी खूबसूरती भी बढ़ाता है। बट कुछ स्टोन है जैसे कार्नेलियन है, जेस्पर है, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, और मेटल जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायंस, टेराकोटा, बर्न क्ले, इन सब के मणके बनाए जा सकते हैं, बीड्स बनाए जा सकते हैं। कुछ बीड्स जो हैं वो 2 से ज्यादा स्टोन से बनाई गई हैं और उनको बाद में इकट्ठा करा गया है, सीमेंटेड टुगेदर। सम ऑफ द स्टोन विद गोल्ड कैप्स, द शेप्स वर न्यूमरस, डिस्क शेप होती थी, सिलेंड्रिकल हुआ करती थी, स्फेरिकल हुआ करती थी, बैरल शेप थी, जैसे सिलेंडर टाइप होता है ना वैसे बैरल शेप्ड हुआ करती थी, मतलब अलग अलग हमें मिलती हैं। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग। इंसाइज क्या होता है, कोई चीज है उसमें आपने कोई मतलब तीखी चीज ली और उससे उसमें आपने उकेर दिया, कोई चीज लिख दी। पेंटिंग के थ्रू कुछ एक पे डिजाइन किए जाते थे। तो अलग अलग टाइप के जो मणके हैं हमें मिलते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर, चहुंदारो, मतलब सबसे ज्यादा इन द सेंस चहुंदारो इटसेल्फ वाज मतलब काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे बीड मेकिंग प्रोसेस होती थी। ये टूल है बीड बनाने के लिए, बेसिकली इसका यूज किया जाता था। हियर यू कैन सी द पोट्री। ये अब आज के टाइम पे आपको नेशनल म्यूजियम में मिल जाएगी और कई आपको लोथल के साइड म्यूजियम में मिल जाएगी। अब इस पे देखिए, मिट्टी पका करके वो करी गई है, बट डिजाइन देखिए आप, राइट, ये शेप देखिए आप इन पे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बैठ करके मतलब इन पे पेंटिंग वगैरह करी गई होगी, राइट। तो इनकी जो पेंटिंग होती है या कह सकते हैं जो डिजाइन होता है उससे हमें काफी हद तक आइडिया लगेगा सोसाइटी के बारे में। हम बीड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, बीड्स को बनाने में मणकों की हम बात कर रहे थे, तो काफी सारी टेक्निक्स यूज होती हैं। जैसे जो स्टीटाइट होता है ये बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, राइट। तो कुछ बीड्स जो हैं वो मान ली स्टीटाइट का पाउडर बना दिया गया पहले और उसके बाद में उनसे बीड बना दी गई। इससे क्या होगा, बहुत सारी शेप आ सकती हैं भी। जैसे आपके पास चौक है, चौक का पहले आपने पेस्ट बना लिया, उस पेस्ट से आपने उसको किसी भी शेप में आप उसको ढाल सकते हो, राइट। ठीक ऐसा ही स्टीटाइट के साथ होता है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाना हार्डर स्टोन के साथ डिफिकल्ट होता है। So how the steatite microbead was made remain a puzzle for archaeologists studying ancient technology। हालांकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री में जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। Archaeologists experiment have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production। Yellowish raw material को और beads बनाने के बाद में अलग अलग स्टेजेस पे उसको फायर किया जाता था, उसको जलाया जाता था, ठीक है, उसको बेक किया जाता था, तब जाकर के वो रेड कलर मिलता था। नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली बेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म। छोटे छोटे टुकड़े बना करके, ठीक है, और उनको बेक किया जाता था और फाइनली उससे एक शेप निकाली जाती थी। देन ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग completed the process। Specialized drills have been found at Chahundaro, Lothal and more recently in Dholavera। ऐसे स्पेशलाइज्ड स्किल, स्पेशलाइज्ड ड्रिल प्रैक्टिसेस आपको कहाँ पर मिली हैं, चहुंदारो में, लोथल में और धोलावेरा के अंदर। इसके अलावा आप मैप में अगर नागेश्वर और बालाकोट को ट्रेस करोगे, सो यू विल नोटिस दैट बोथ सेटलमेंट आर नियर द कोस्ट, मतलब समुद्र के किनारे हैं। दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। शेल क्या होता है, जो आई होप जानते होंगे आप, शेल पानी में जो जानवर होते हैं शेल, ठीक है, उनसे वो मिलते हैं। तो उनसे चूड़ियां बनाई जाती थी, बैंगल्स बनाए जाते थे, लेडल्स बनाई जाती थी, इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट। मतलब उससे काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, काफी सारी चीजें बनाई जाती थी। Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chahundaro and Lothal were taken to the large urban center such as Mohenjo-daro and Hadappa। ये माना गया है कि चहुंदारो जैसी सिटी से वो चीजें बना करके फिर बड़े शहरों में उनको बेचा जाता था, राइट। ये सारी चीजें हैं। देन हियर यू कैन सी, ये एक टेराकोटा फिगराइन है, मिट्टी की मूर्ति एक तरीके से डिस्टोर्टेड है, काफी हद तक शेप खराब हो चुकी है, बट फिर भी हमें आइडिया होता है। ये पूरा जो डिस्कशन हुआ इससे हमें एक चीज तो समझ में आई ना कि देवर क्राफ्ट्स पर्सन, उनको क्राफ्ट बनाने का काफी कुछ पता था, काफी आइडिया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। So in order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following: raw materials such as stone nodules, whole shells,
कॉपर और टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, राइट। अगर उनको ये पता लगाना हो कि क्राफ्ट सेंटर कहाँ पर थे, आर्कियोलॉजिस्ट कैसे ढूंढेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ पर रॉ मटेरियल मिल रहा है। दूसरा, जब आप कोई चीज बनाते हो ना, जैसे आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हो मान लो, तो आपको मिट्टी के बर्तन बनाने में जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो आपको मिलेंगे। फिर आपको बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल मिलेगा, हर चीज तो परफेक्टली नहीं बनती, आपको मिट्टी का बहुत सारा वेस्ट भी मिल जाएगा, जो मिट्टी के बर्तन थे उनका वेस्ट मिल जाएगा। तो इससे आप आइडिया लगाते हो कि शायद यहाँ पे जो सेंटर है वो रहा होगा। तो इसलिए कहा जाता है वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। For instance, if shell or stone is cut to make object, then pieces of this material will be discarded as waste at their place of production. जब आप स्टोन से या शेल से कुछ बनाओगे तो आप क्या करोगे, जिस जगह पे आप बना रहे हो उसको जब कट कर रहे हो तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना अलग अलग, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन हुआ था। Should the stone artifacts illustrated in the chapter be considered as a utilitarian object or as luxury? There are any that may fall into both category? कुछ ऐसा है जो मतलब, अच्छा सोचिए, आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसको आप दोनों कैटेगरी में फिट कर सकते हो, यूटिलिटेरियन भी है, लग्जरी भी है ना, दोनों जगह आप फिट कर सकते हो। जैसे गोल्ड के बर्तन, चांदी के बर्तन अगर आप ले आए तो लग्जरी भी है और यूटिलिटेरियन भी है। ऐसे आप एग्जाम्पल जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऐसे एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आते तो। अब ये देखिए, ये कॉपर और ब्रॉन्ज वेसल्स जो हैं वो मिली हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं। सो समटाइम लार्जर वेस्ट पीसेस वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है ना, आप मान लीजिए पत्थर से कोई जैसे जो लोग स्टिचिंग करते हैं या जो लोग मशीन से कुछ बनाते हैं उनको पता होगा, क्लोथिंग वगैरह का, टेक्सटाइल का जो काम करते हैं। मान लीजिए आपने कोई ड्रेस बनाई और ड्रेस में कपड़ा बच गया, कपड़ा ज्यादा सारा बचा, उसमें से फिर आपने क्या करा, पिलो कवर निकाल दिया, कुछ और बना दिया आपने, राइट। ठीक वैसे स्टोन वर्क में होता है, आप कुछ बना रहे थे उसमें काफी सारा वेस्ट मटेरियल बच गया, उससे आपने फिर कुछ और बना दिया, राइट। इस तरीके से काम होता है। देन कुछ फिर भी रह ही जाता है, राइट। These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. बड़े शहरों में भी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो हुआ करती थी। स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, कैसे इसको प्रोक्योर किया जाता था उसके बारे में अगर हम बात करें तो वैरायटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। कुछ चीजें तो लोकली अवेलेबल हो जाती थी, कुछ चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। जैसे क्ले है, ये तो लोकली अवेलेबल था, बट बहुत सारी चीजें स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये बाहर से मंगवानी पड़ती थी, एलुवियल प्लेन से, मतलब जो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है वहां से। Terracotta toy model of bullock cart suggests that this was one important means of transporting goods and people across land route. मतलब हमें बैलगाड़ी मिली है तो शायद लोग इतने एरिया में ट्रेवल करने के लिए बैलगाड़ियों का यूज करते होंगे। रिवराइन रूट्स यानी नहरों सॉरी नदियों के जरिए भी वो ट्रेवल करते थे, खास करके जहाँ पे नदियां हुआ करती थी, रिवराइन रूट्स भी वहाँ पे प्रेवलेंट थे। और शायद कोस्टल रूट को भी यूज किया गया हो, यानी नाव वगैरह भी हो सकता है उनके पास रही हो, उन्होंने यूज करी हो ट्रेवल करने के लिए वाटरवेज से। तो हमें कहाँ से मटेरियल मिलते हैं? हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। फॉर इंस्टांस, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. Other such sites were Shortughai in far off Afghanistan near the best source of lapis lazuli. I told you ना, lapis lazuli एक ब्लू स्टोन होता है जो काफी महंगा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। जैसे बालाकोट में हमें शेल मिलती थी, शोरतुगई से हमें लापिस लजूली, ओके, एंड लोथल जहाँ से हमें कार्नीलियन मिलता था। कार्नीलियन बेसिकली हम भरूच गुजरात से लेकर के आते थे, बट नियर साइड जो है वो लोथल थी। स्टेटाइट जो है वो राजस्थान नॉर्थ गुजरात से, और मेटल जो है वो राजस्थान से। और भी स्ट्रेटेजी है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने की, वो था कि आप दूसरे रीजन्स में भेजिए, लोगों को दूर दूर भेजिए, वहां से आप प्रोक्योर कराइए। जैसे ऑल दो यहाँ पे कॉपर का यूज किया जाता है, बट कॉपर का सबसे बेस्ट सोर्स इंडिया में है वो है खेतरी माइंस, खेतरी वाला जो रीजन है वहां से कॉपर के लिए। गोल्ड इंडिया में
साउथ इंडिया में ही मिलता है, तो गोल्ड के लिए उनको इतनी दूर भेजा जाता था, एक्सपीडिशंस पे भेजा जाता था। और इन एक्सपीडिशंस की वजह से वहाँ के लोकल कम्युनिटीज के साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ। ओकेजनल फाइंड्स जो है, मतलब कभी कभी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं कहीं पे हमें एविडेंस मिलते हैं कि हड़प्पन आर्टिफैक्ट सच एज स्टीटाइट माइक्रोबीड्स इन दीज एरियाज आर इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टेक्ट। हमें कैसे पता चला कि वो साउथ इंडिया गए थे? तो कुछ हमारे पास जो एविडेंस आते हैं, जैसे कोई माइक्रोबीड हमें मिल गया, कोई सील हमें मिल गई, उससे हम आइडिया लगाते हैं कि इनके बीच में ट्रेड हुआ होगा, इनके बीच में इंफॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेशन हुआ होगा. So there is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpura culture with its distinctive non-Harappan pottery and unusual wealth of copper object. It's possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappan. देखो, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी ना, उसके कंटेम्प्रेरी भी बहुत सारी छोटी छोटी कल्चर्स प्रेवलेंट थी. उनमें से एक है आपका गणेश्वर जोधपुरा कल्चर. ये राजस्थान में है और यहाँ पे कॉपर की भरमार थी, कॉपर टूल्स बहुत मिलते थे. तो इन ये यहाँ से कॉपर टूल्स सप्लाई करे गए होंगे हड़प्पन साइट को, ऐसे एविडेंस भी मिले हैं, ये पॉसिबल हो सकता है, राइट. तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली काफी कुछ चीजें जानी, खास करके हमने जो डिजाइन था, या हम कह सकते हैं अर्बन स्ट्रक्चर थी, उसके बारे में हमने जाना. फिर हमने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा. देन हमने उनकी क्राफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ा. क्राफ्ट के लिए उनको जो मटेरियल चाहिए था वो कहाँ से वो लोग प्रोक्योर करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. तो काफ़ी टाइम हो चुका है. आई वुड सजेस्ट कि आप ये लेक्चर देखने के बाद में आप खुद से भी इसको एक बार स्टडी करिए, राइट. और कल से हम आगे स्टडी करेंगे हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है, मतलब उनका जो फॉरेन रिलेशंस थे वो किस तरीके से थे, बाकी कंट्रीज के साथ वो कैसे रिलेट करते थे, कम्युनिकेट करते थे. सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देन एंशियंट अथॉरिटी, जो प्रीस्ट किंग वाली अथॉरिटी है, क्या वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी, रिलीजियस अथॉरिटी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट. आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए. और आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको टाइप करिएगा. आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, या आप हमें हमारी सोशल मीडिया साइट्स, मतलब सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं. 9896859767. और कल इसी टाइम पे आपको इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो आपको मिल जाएगा. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच.